आज फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑटोकॉइड्स। ऑटो मीन्स होता है अपने आप, और एकोस मीन्स होता है हॉर्मोन्स। तो कुछ ऐसे लोकल हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एलर्जिक कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। एलर्जी क्या होती है? जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन आता है। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये किसी भी रूट से आ सकता है, नोज के थ्रू, आई के थ्रू। आई में हो सकता है एलर्जी, नोज में हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो सकता है। तो जब एलर्जिक कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आते हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज का एग्जांपल है, जैसे स्नीजिंग आ रही है, खांसी आ रही है, आंख से पानी आ रहा है, और नोज से मतलब म्यूकस बाहर आ रहा है, ठीक है, या कफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं। तो इनके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो कि एलर्जी को कम करती हैं उनको हम एलर्जिक एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहते हैं। और एलर्जी किसकी वजह से कॉज होती है? ऑटोकॉइड्स की वजह से। और ऑटोकॉइड्स लोकल हॉर्मोन्स होते हैं जो साइट ऑफ एक्शन पे जिनका सिंथेसिस होता है और वहीं पर ये अपना एक्शन देते हैं। तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होता है। तो ऑटोकॉइड्स लोकल हार्मोन होते हैं और ये इन्फ्लामेशन और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। यदि हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एमिन डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें हिस्टामिन आता है और सेरोटोनिन आता है। लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं जिसका एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। ये लिपिड डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है, मतलब ये लिपिड से डेराइव होते हैं। और ये जो हिस्टामीन है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन एमिन से डेराइव होते हैं। लिपिड डेरिवेटिव का एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोक्सिन। ये सभी ऑटोकॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनके बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे आते हैं और क्या होते हैं? ये जब रिलीज होते हैं तो ये अपने रिसेप्टार से बाइंड होते हैं। तो हिस्टामिन के रिसेप्टार को क्लासिफाइड किया गया है H1 और H2 में। तो जब हिस्टामिन बॉडी में रिलीज होता है मास्ट सेल से और H1 रिसेप्टार से बाइंड होता है, तो वो एलर्जी कॉज करता है। तो इस एलर्जी को कम करने के लिए हम एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है? जो रिसेप्टार के से बाइंड होके अपना एक्शन देता है, जिसको हम लिगेंड भी कहते हैं। तो अभी इस केस में हमारा एगोनिस्ट क्या है? एगोनिस्ट है हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? ये मास्ट सेल से रिलीज होता है। जब हमारी बॉडी में कोई एलार्जन आता है तो वो एलार्जन आईजीई एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। फिर इस इंटरेक्शन से हमारी जो मास्ट सेल है वो एक्टिवेट होती है और वो हिस्टामिन को रिलीज करती है। हिस्टामिन मास्ट सेल में सिंथेसाइज होता है और वहीं पर वेसिकल्स में स्टोर रहता है। और जब मास्ट सेल से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आता है तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। तो हमें उसके एलर्जिक रिस्पॉन्स को यदि सप्रेस करना है तो हमें उसके एंटागोनिस्ट देने पड़ेंगे। एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो रिसेप्टर के प्रति एफिनिटी तो रखती हैं, लेकिन कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करती। तो हम H1 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मेपायरामीन और क्लोरफेनेरामिन। क्लोरफेनेरामिन मेलिएट का आपने एक फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा सुना होगा, एविल। एविल की टैबलेट या इंजेक्शंस। जैसे किसी को बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से बॉडी में ईचिंग हो रही है, रेडनेस आ गई, बॉडी में रैशेस पड़ गए, है ना, तो उन इमरजेंसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एविल्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब इसका क्या रिस्पॉन्स आता है बॉडी पे? स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से स्वेलिंग आ सकती है। कैपिलरी की यदि परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? वहां पर ल्यूकोसाइट सेल्स का कीमोटैक्सिस होगा, तो वहां पर जिसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। और H2 रिसेप्टर से हमें एक्शन क्या मिलेगा? यदि H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन बाइंड करेगा तो हमें क्या क्या एक्शन मिलेगा? ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा।
तो इस एक्शन को यदि हमको एंटागोनाइज करना है तो हम उसके लिए दो ड्रग यूज करते हैं, सिमेटिडिन और रैनिटिडिन। ये दोनों ड्रग्स जो है, ये क्लास को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये क्लास को कौन डिस्टर्ब कर रहा है नीलेश? आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे नेक्स्ट टाइम से बेटा, है ना? आज अटेंड कर लो। आई विल नेवर अलाउ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और कोई? ओके। सिमेटिडिन और रैनिटिडिन ये एंटागोनिस्ट है H2 रिसेप्टर के। अब हम बात करते हैं कि H1 रिसेप्टर से जब एंटागोनिस्ट बाइंड होता है तो हमें क्या क्या इसके यूजेस देखने को मिलते हैं, हम मेडिकली कैसे यूज कर सकते हैं H1 एंटागोनिस्ट को। एंटी एलर्जिक ड्रग को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसमें एलर्जी के कुछ टाइप्स है, जैसे ईचिंग, यदि किसी को बॉडी में कहीं खुजली हो रही है या पूरी बॉडी में ईचिंग हो रही है, होल बॉडी में, है ना, तो उस केस में, या किसी को अर्टिक एरिया हो गया है, मतलब स्किन पे रैसेस आ रहे हैं और ईचिंग हो रही है, किसी को मोशन सिकनेस हो गई, मोशन सिकनेस मतलब वोमिटिंग हो रही है, कोई ट्रेवलिंग करता है तो उसको वोमिटिंग होती है ना, लूज मोशंस लग जाते हैं, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में कॉमन कोल्ड मतलब किसी को खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है ना, वर्टिगो चक्कर आ रहे हैं, या एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है, स्नीजिंग हो रही है, कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आई रेड हो गई है, उन केसेस में। और एलर्जिक ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है? हमारी जो ब्रोंकस होती है, ब्रोंकस ट्यूब होती है, उसमें पेन को स्पाज्म कहते हैं हम। वहां पर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और वहां पर एलर्जी की वजह से यदि पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी एंटी एलर्जिक ड्रग दिए जाते हैं। यदि किसी की रनी नोज है, आईज रेड हो रही हैं, स्किन पे रैशेज हैं, लेक्राइमेशन हो रहा है, लेक्राइमेशन का मतलब होता है आई से पानी या कोई लिक्विड आंख से निकलना। आपने देखा होगा जब एलर्जी होती है तो इस टाइप की कंडीशन जनरेट होती है, सर्दी खांसी, आंख से पानी निकलना, नाक से म्यूकस निकलना, खांसी आना, है ना, बॉडी में ईचिंग होना, ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्स है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? ऑटोकॉइड्स। तो हम इन एलर्जिक रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए इनके एंटागोनिस्ट देते हैं, है ना। जैसे हमने H2 का एंटागोनिस्ट दिया, यदि हम एसिड सिक्रीशन को कम करना चाहते हैं तो हम H2 का एंटागोनिस्ट दे देंगे। इसका एग्जांपल है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के केस में क्या होता है? हमको एसिड सिक्रीशन को सप्रेस करना होता है, तो हम ओमेप्राजोल ड्रग यूज करते हैं, रेबिप्राजोल ड्रग यूज करते हैं, उसी के साथ हम एसिलॉग भी यूज करते हैं। एसिलॉग में क्या होता है? रैनिटिडीन होता है 150 mg, है ना। तो जब हम रैनिटिडीन देते हैं तो एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को राहत मिल जाती है। तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग का एग्जाम्पल है। अब जैसे हम सिट्राजिन बहुत कॉमन एग्जांपल है, सिनारजिन, है ना, क्लोरफेनेरामिन मेलिएट, ये सारे बहुत कॉमनली यूज ड्रग है जो कि कभी ना कभी आपने मार्केट में से खरीदे होंगे या किसी को कंज्यूम करते देखा होगा। तो यही ड्रग्स को हम एंटी एलर्जी ड्रग कहते हैं। अब इनका एक्शन आने में कम से कम 20 से 40 मिनट तक का समय लगता है, और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है? 24 आवर्स तक ये अपने एक्शन को मेंटेन करते हैं। अलग अलग ड्रग का अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। यदि कोई ड्रग 24 घंटे तक अपना एक्शन देता है तो हम उसको ओडी देते हैं, है ना। और ये ड्रग्स के फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में आता है, कुछ ड्रग्स के इंजेक्शंस भी आते हैं। तो इमरजेंसी केस में हम इंजेक्शंस यूज करते हैं, अदरवाइज जैसे एविल का टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है, यदि इमरजेंसी है तो इंजेक्शन यूज करते हैं। तो एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट आता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी से उसका इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन के बाद में जब मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो मास्ट सेल के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं जिसमें हिस्टामीन स्टोर रहता है, वो बाहर आने लगता है। तो हम यहाँ पर क्या है, इस एंटीजन को, आईजीई एंटीबॉडी को यहाँ पर बाइंड होने से पहले हम एंटागोनिस्ट दे देते हैं। तो एंटागोनिस्ट जब यहाँ पर बाइंड होता है तो हिस्टामीन का रिलीज प्रिवेंट हो जाता है, और हिस्टामीन का यदि रिलीज नहीं होगा तो कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर हमारा टी सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, जैसे बी सेल्स हुआ, है ना। हमारी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती है, जैसे WBCS हुआ, है ना। माइक्रोफेजेस क्या करता है? फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है, किसी भी एंटीजन को इंगल्फ करके उसको मारने की कोशिश करता है। तो हमारी बॉडी में जब एंटीजन आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है,
और ये रिएक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो कुछ रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, तो कुछ रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, जिस वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है, और उसको सप्रेस करने के लिए हम एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें एंटी एलर्जिक ड्रग्स यूज नहीं किए जाएंगे? कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि मिल्क के थ्रू जिनका एक्सक्रीशन होता है, तो लैक्टेटिंग वुमेन में यूज नहीं किए जाते। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी ड्रग के लिए हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ड्रग यदि वो कंज्यूम करते हैं तो उनको एडिशनल साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को ये ड्रग नहीं दिए जाते। बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं हमारी फार्माकोलॉजी में हमने पढ़े हैं जो अल्कोहल के साथ नहीं दिए जाते। जो ऐसे पेशेंट जो ड्रिंकिंग करते हैं, है ना, उनको ये ड्रग्स नहीं दिए जाते। यहाँ पर आप लिस्ट दे सकते हैं कुछ कॉमनली यूज ड्रग्स की, जो कि एलर्जी के ट्रीटमेंट में, एलर्जी को सप्रेस करने में यूज किए जाते हैं। फेनारामिन मेलिएट, जिसको एविल, ये बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है, आपने कभी ना कभी ये ड्रग कंज्यूम किया होगा, है ना। बेनाड्रिल आता है एक, सिट्राजीन, और फेक्सोफेनाडीन, एलिग्रा इसकी ब्रांड है, और लिवोसिट्राजिन, और लोराटिडीन। तो ये सब एंटी एलर्जिक ड्रग है। तो इसमें जो ये लोराटिडीन है, रैनिटिडीन है, ये जो ड्रग्स है वो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। और ये जो सिट्राजीन है ये H1 ब्लॉकर है। ठीक है। तो सिट्राजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो गया? ये H1 रिसेप्टर को एंटागोनाइज करके अपने एक्शन को शो करता है। और रेनिटिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रेनिटिडीन, लोराटिडीन, ये ड्रग्स H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब हमारी बॉडी में ड्रग्स के रिसेप्टर अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं। जहां इनके रिसेप्टर होंगे वहां पर ये ड्रग्स अपना एक्शन देती हैं। अब इनके साइड इफेक्ट्स क्या है? आपने सुना होगा जब भी कोई पेशेंट एंटी एलर्जिक ड्रग्स खाते हैं तो उनको थोड़ी ड्राउजीनेस बनी रहती है, डिजीनेस बनी रहती है, उनका मुंह सूखता है ना, गला सूखता है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। डिजीनेस आती है, हल्का सा आपका सर चकरा सकता है, डिजीनेस मतलब सर चकराना। तो ये आपके ड्रग्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स है। तो आज के हमने इस लेक्चर में एंटी एलर्जिक ड्रग डिस्कस किए, ऑटोकॉइड्स डिस्कस किए। इसमें किसी को कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड्स? समझ में आया बेटा? हेलो? स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके, चलिए, है ना। परसों हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। गुड नाइट। नहीं, थैंक यू सर, गुड नाइट।